स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज डायमेंशंस ऑफ ए ब्लॉक आर। देखिए ब्लॉक की डायमेंशंस हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 इंटू 100। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल, यानी ये रो हमें गिवन है। रेसिस्टिविटी 3 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। देन द रेसिस्टेंस बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। देखिए हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस बताना है अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस में। तो स्टूडेंट्स देखिए ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेस है इस ब्लॉक में, और जिसको मैंने ऑरेंज से शेड किया वो रेक्टेंगुलर बेस है, और ये जिसको मैं रेड से शेड कर रहा हूँ ये आपका यहाँ पे स्क्वायर बेस्ड है। तो आपको रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम रेसिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब हमें यहाँ पर जो लेंथ गिवन है दैट इज़ जस्ट 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, सो इट इज़ 10⁻⁻2 मीटर। फिर हमें यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको रेसिस्टिविटी की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻7 ओम मीटर। और फिर हम लोग एरिया कंसीडर करेंगे। एरिया हमें लेना है रेक्टेंगुलर फेस का, तो दैट इज़ 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें यहाँ पर लेना होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारा एरिया हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एरिया की वैल्यू है, रो की वैल्यू है, लेंथ है, तो हम रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ 3 इंटू 10⁻7 इंटू लेंथ 10⁻2 डिवाइडेड बाय एरिया 10⁻2। सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 10⁻7। ये कैंसिल हो जाएंगे और रेसिस्टेंस हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7, और रेसिस्टेंस के यूनिट्स हो जाएंगे ओम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए वेटस्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेसिस्टेंस। एक वेटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है जिसमें चारों रेसिस्टेंस आर है। रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आर्म इज आल्सो आर। तो हमें बताना है कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक वेटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट कंसीडर कर लेते हैं। देखिए वेटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ऐसा होता है, यहाँ पे ये चारों रेसिस्टेंस आर के इक्वल दिए हुए हैं। R1 इज़ आर, R2 इज़ इक्वल टू आर, R3 इज़ इक्वल टू आर, एंड R4 इज़ ऑल्सो इक्वल टू आर। और हमें एक फिफ्थ रेसिस्टेंस और दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यू भी आर है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कि हमारा वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और आप देख भी रहे हैं कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है क्योंकि R1/R2 की रेशियो R3/R4 रेशियो के इक्वल है। सो सिंस R1/R2 रेशियो इज इक्वल टू R3/R4 रेशियो, ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रिज बैलेंस्ड है, देयरफॉर नो करंट फ्लोज इन द गैल्वेनोमीटर आर्म। नो करंट फ्लोज इन गैल्वेनोमीटर आर्म। ये गैल्वेनोमीटर आर्म होती है हमारी, ये ए बी जिसको मैंने मार्क किया है, इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अब जब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो हम इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे हम इसको एलिमिनेट कर देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे R3 और R1, ये जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, R3 और R1, इनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, जिसके कारण ये दोनों रेसिस्टर्स हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाएंगे, और हम इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो R प्लस R इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। और इसी तरह से ये R2 और R4 वाली आर्म जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट करा है, ये वाली पूरी आर्म भी सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगी, और इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोगों का 2R।
अब आपके ये 2R और 2R वाले ये जो दो आर्म्स बनी है, इन दोनों में करंट डिवाइड होगा। बैटरी से जो करंट यहाँ पर आएगा आप देखेंगे कि वो करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और जैसे ऐसे करंट आया यहाँ पे 2R में डिवाइड हो गया, एक इस 2R में डिवाइड हो गया, और करंट 2R में डिवाइड होगा, तो ये दोनों आर्म्स कैसे कनेक्टेड हो जाएंगी, पैरेलल में। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जिसमें हमें दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में दोनों का सम लेना होता है। तो हम लोगों को 2R को मल्टीप्लाई करना होगा 2R से, और सम में लेना होगा 2R प्लस 2R विच इज़ इक्वल टू 4R। R से R कट गया, 2 इंटू 2 ये 4 कट गया, तो आपका यहाँ पे जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाता है, R के इक्वल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का A, R। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। देखिए जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्ट मीटर के कंपेयर में ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में मोर एक्यूरेट मेथड है और ईएमएफ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका रीज़न होता है कि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो थर्ड के लिए हम लोग लर्न करेंगे बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड। बेस्ड अपॉन नल डिफ्लेक्शन मेथड which means no current flows during balance condition, since it is based upon null deflection method, hence the measurement is more accurate and therefore we prefer the potentiometer as compared to the voltmeter for measurement of the EMF। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा एक कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे एक वायर है जो सर्कल की शेप में। नोट दैट एज द करंट प्रोग्रेसेस अलोंग द वायर द डायरेक्शन ऑफ द जे चेंजेस इन एन एग्जैक्ट मैनर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ जे हम करंट डेंसिटी को कहते हैं, तो क्योंकि वायर सर्कल है तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि करंट की डेंसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। द एजेंट दैट इज असेंशनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वो किस एजेंट की वजह से चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग लर्न करेंगे करंट डेंसिटी का रिलेशन विच इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई। जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पर जे करंट डेंसिटी होता है और यहाँ पर ई का सिंबल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चेंजेस इन द करंट डेंसिटी is due to changes in electric field vector. So the agent responsible for change in current density is electric field vector। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी। Question number 5, there are two batteries of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 as connected in the parallel as shown in the diagram। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स दो बैटरीज हैं, दो सेल हैं जिसे हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये एक सेल हम ले लेते हैं, सपोज इसका EMF है E1 और इसका रेसिस्टेंस है R1। ठीक है, और अब यहाँ पर हम एक सेल और ले लेते हैं, इसका EMF है E2 और इसका रेसिस्टेंस है R2। अब ये दोनों सेल यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट EMF कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
ठीक है। यहाँ पे R1 R2 दो सेल्स के इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस हम यहाँ ले लेते हैं। तो अभी देखिए हमसे कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछे हुए हैं कि जो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा क्या वो E1 से छोटा होगा। देखिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स इज बिटवीन E1 एंड E2, इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन इक्विवेलेंट ईएमएफ इज E1 प्लस E2। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट के दो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी में कहा हुआ है इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 आएगा, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ है ई इक्विवेलेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, जो कि गलत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और R2 पे डिपेंड है, उसके फॉर्मूला में R1 और R2 भी आ रहा है, तो उन पे ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रह गए ए और बी। अब ए और बी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो फर्स्ट सेल है उसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट, ठीक है, एंड हमारे पास जो सेकंड सेल है उसकी ईएमएफ है 5 वोल्ट। हमारा जो फर्स्ट सेल है उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस है मान लीजिए 1 ओम, और जो हमारा सेकंड सेल है उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस भी मान लेते हैं 1 ओम। तो चलिए अब हम इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल कर देखते हैं। तो ये आएगा 10/1 प्लस E2 पुट करेंगे 5/R2 पुट करेंगे 1 इंटू आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट निकाल कर देखेंगे 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/R इक्विवेलेंट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे हम लोगों का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 ओम, और ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे हम लोगों का ई इक्विवेलेंट बनेगा 10 + 5 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और हम लोगों का यहाँ ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 7.5 ओम। तो आप देख रहे हैं कि जो 10 और 5 वोल्ट के हमने दो सेल लिए थे उनका इक्विवेलेंट 7.5 आ रहा है, और 7.5 E1 और E2 के मिड में लाई कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा गया है इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज बिटवीन E1 एंड E2। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टिंग वायर कैरिंग ए करंट I इज V इफ ए वायर ऑफ द सेम मेटल बट ऑफ डबल द रेडियस करंट बी 2I देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी। देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में हमें रिलेशन दिया हुआ है, और हमें इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना होगा। हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी V है, तो हम इसमें रिलेशन लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू NEA VD होता है, तो VD की वैल्यू को यहाँ V पुट कर देंगे। ठीक है। अब सेकंड हमें कहा हुआ है कि अगर हमने एक ऐसी वायर ले ली जिसमें हमारा रेडियस डबल हो गया तो आपका जो करंट है वो 2I हो गया, और आपको बताना है कि नया ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन न्यू करंट को हम I डैश कह देते हैं, और जो आपका यहाँ पे एरिया आ रहा है आप एरिया को रेडियस के टर्म्स में लिख दीजिए। तो अगर आपको एरिया को रेडियस के टर्म्स में लिखेंगे यहाँ पे πr² इंटू V आ जाएगा, और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस को हमने चेंज कर दिया तो इसको R डैश लिख देते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसको हम V डैश लिख देते हैं। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, एंड लेट वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 by equation number 1. So if we divide equation 2 by equation 1, we get I dash divided by I is equal to NE pi R dash square into V dash divide by NE pi R square into V। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपका NE से ये NE कैंसिल, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास रह जाएगा I डैश डिवाइडेड बाय I इज़ इक्वल टू R डैश का स्क्वायर इंटू V डैश R स्क्वायर इंटू V। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर I डैश की वैल्यू को पुट कर सकते हैं,
आर डैश की वैल्यू आपको दी हुई है, जो नया रेडियस है वो ट्वाइस हो रहा है और जो नया करंट है वो भी ट्वाइस हो रहा है, तो हम लोग आई डैश की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2i डिवाइड बाई आई, और आर डैश को पुट कर सकते हैं 2r का होल स्क्वायर इंटू वी डैश डिवाइड आर का स्क्वायर इंटू वी। तो अभी हमारा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो कितनी आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4 r² वी डैश डिवाइड आर स्क्वायर इंटू वी, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो 2 डिवाइड बाई 4 इंटू वी इज इक्वल टू वी डैश, और 2 डिवाइड बाई 4 इज़ वी बाई 2। सो हमारे पास यहाँ पे नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वी डैश विच इज़ इक्वल टू वी बाई 2। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी पार्ट v बाई 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ए रेसिस्टेंस R इज टू बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर ब्रिज। स्टूडेंट चूज द स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस S टू बी 100 ओम। ही फाइंड्स द नल पॉइंट टू बी 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए देखिए इसको नोट करते हैं हम। देखिए ऐसा होता है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट। यहाँ रेसिस्टेंस R S और एक यहाँ ये वायर होती है 1 मीटर लॉन्ग, और इधर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हम अटैच करते हैं और जोकी के थ्रू से इस वायर पे स्लाइड करते हैं, और वायर को हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेल से ज्वाइन किया होता है। और हम देखते हैं कि अगर ये हमारा नल पॉइंट आ गया तो सपोज़ ये लेंथ हमारी L है और ये लेंथ हमारे पास रह जाएगी 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो आपकी बैलेंस कंडीशन होती है R बाई L इज़ S बाई 100 माइनस L। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस कंडीशन इन द मीटर ब्रिज, बैलेंस कंडीशन। अब इस बैलेंस कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स, R मेज़र करने के लिए, इस अननोन रेसिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक स्टूडेंट ने S की वैल्यू कितनी चूज़ कर ली 100 ओम, और उसने ये जो बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करी ये ए एंड से 2.9 सेंटीमीटर फाइंड आउट करी। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, ए एंड से 2.9। सो L इज़ इक्वल टू जस्ट 2.9 सेंटीमीटर व्हेन S इज़ इक्वल टू 100 ओम। ओके, अब देखिए हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि मीटर ब्रिज में जो बैलेंस पॉइंट है, इन मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट मस्ट बी इन मिड ऑफ द वायर। बैलेंस पॉइंट मस्ट बी इन मिड ऑफ द वायर। तो ये जो बैलेंस लेंथ आपकी 2.9 आ रही है, हमें इसको मिड में लाना है, या बिल्कुल ये जो नल पॉइंट है ये आपका मिड में आना चाहिए। मिड का मतलब है कि ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए आपकी बैलेंस लेंथ 50, तभी आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इन मिड ऑफ वायर फॉर एक्यूरेसी, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यों होना चाहिए मिड में, तभी हमारा आंसर जो है स्टूडेंट्स एक्यूरेट बनेगा। तो अगर हमें L को 2.9 से इंक्रीज़ करना है और 50 पर लेकर आना है, तो आप देखोगे यहाँ पे L और S इन्वर्सली रिलेटेड है, L एंड S इन्वर्सली रिलेटेड, जिसका मतलब है कि अगर मैं L को इंक्रीज़ करके 2.9 से 50 तक लेके जा रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे जो S है इसकी वैल्यू को कम करना होगा, इट मस्ट बी डिक्रीज़। अब पहले मैंने जो S है 100 ओम चूज़ किया था, तो इट मीन्स अब मुझे ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखना होगा जिसमें S की वैल्यू 100 से कम हो। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो पहला ऑप्शन है ही शुड मेज़र L1 मोर एक्यूरेटली, नो। ही शुड चेंज S टू 1000, देखिए इसमें S की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है। ही शुड चेंज S टू 3 ओम एंड रिपीट एक्सपेरिमेंट, तो सी पार्ट में जो S है उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ किया जा रहा है, विच इज़ द राइट वे, क्योंकि जब हम S की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, तो S के अंदर डिक्रीज़ होने से L की वैल्यू में इंक्रीज़ होगा, और L जब 2.9 से इंक्रीज़ होकर 50 तक पहुँचेगा तो आपका आंसर मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है ये तभी आंसर एक्यूरेट प्रोवाइड करता है जब आपका बैलेंस कंडीशन बिल्कुल मिड में ऑब्टेन हो रहा हो।